तो मैं पवन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का आखिरी पार्ट 3, जिसके अंदर आज हम पूरा चैप्टर 2 कवर कर लेंगे। अच्छे से जान लेंगे कि पूरे चैप्टर 2 के अंदर इतिहास का जो 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए है उसमें है क्या। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर हम पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमने लास्ट टॉपिक किया था लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूल्स अलाइड्स। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया था। अब अगला हमारा टॉपिक है वह टाउन्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम समझेंगे कि व्यापार व्यवस्था क्या थी। ठीक है, ट्रेड किस तरीके से चल रहा था। तो here we begin. From 6th century before common era, urban centers emerged in different parts of the subcontinent. 6वीं शताब्दी से कई सारे अर्बन सेंटर्स, कई सारे शहरों का उदय हुआ अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में, जिनमें से द मेजॉरिटी ऑफ द टाउन्स सच एज पाटलिपुत्र, उज्जैन, पूहर, मथुरा इटसी वर लोकेटेड अलोंग रिवरीन एंड लैंड रूट। अब देखो, ये जो नाम बताया, पाटलिपुत्र हो गया आपका, उज्जैनी हो गया, पूहर हो गया और ये जो मथुरा हो गया। ठीक है, ये जो चार हैं वो रिवरीन रूट से भी कनेक्टेड थे और लैंड रूट से भी। रिवरीन मतलब होता है नदियों से, ठीक है, और लैंड तो आपको पता है भूमि से। ठीक है, votive inscription give us ideas about townspeople, and this inscription also recorded gifts made to religious institution. अब ये जो votive inscription है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं जरा। ये जो votive inscription है वो एक आइडिया देते हैं हम लोगों को, किसके बारे में? टाउन्स के लोगों के बारे में। और यही इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड भी रखते हैं कि जो गिफ्ट्स जो है मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि रिलीजियस धार्मिक संस्थानों के लिए जो जो तोहफे बनाए गए थे या दिए गए हैं या प्रदान किए गए हैं, इन सब का जो लेखा जोखा है वो इसी वोटिव इंस्क्रिप्शन से हमें देखने को मिलता है। इन द टाउन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पीपल यूज टू लिव सच एज वॉशिंग फॉग, वीवर्स, स्क्रिप्स, कारपेंटर, पोटर, goldsmith, blacksmith, official, religious teachers, merchants and king। अब यहाँ पे बताया गया कि आपके जो टाउन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के इंसान रहते थे। जैसे वीवर्स, कारपेंटर रहते थे, बड़े रहते थे, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर, धार्मिक गुरु भी रहते थे, मर्चेंट्स, व्यापारी भी रहते थे और राजा भी रहते थे। आर्टिसन एंड ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। अब जो आर्टिसन, दस्तकार और जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते थे, वो इन लोगों को ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, ऑर्गेनाइज कहाँ पे? इन गिल्ड्स एंड श्राइन। गिल्ड्स और श्राइन में ये लोग ऑर्गेनाइज करते थे। नेक्स्ट अगला टॉपिक है कि गिल्ड्स procure raw material, regulating production and marketing the finishing goods। गिल्ड्स जो थी, ठीक है, वो रॉ मटेरियल, रेगुलेटिंग, आपके प्रोडक्शन उत्पादन को रेगुलेट करवाने के लिए, और जो फिनिश गुड्स था, ठीक है, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए गिल्ड्स का एक बहुत अहम योगदान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रेड्स वाज नॉट कन्फाइंड टू द subcontinent but extended to East and North Africa, West Asia and to Southeast Asia and China। ट्रेड जो है बस सब कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं था, ट्रेड बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड किया। जैसे आप ईस्ट में देख लो, आप नॉर्थ अफ्रीका में देख लो, आप वेस्ट एशिया में देख लो, और आप साउथ ईस्ट एशिया और चाइना को भी देख लो, तो यहाँ तक ट्रेड जो है, व्यापार पूरा फल फूल रहा था। इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस, फाइन पर्ल्स, आइवोरी, सिल्क क्लॉथ, मेडिसिनल प्लांट्स etc। अब इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था स्पाइसेस को, आपके फाइन पर्ल्स को, आइवोरीज को, सिल्क क्लॉथ्स को, ठीक है, और मेडिकल कई से प्लांट्स को। खासकर यहाँ पर मसालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो एक्सपोर्ट किया करता था, भेजा करता था। अब आगे टॉपिक हमारा कॉइन्स एंड किंग्स। कॉइन्स, सिक्के और राजा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक टर्म आई है न्यूमिस्मैटिक।
ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब आप कॉइन्स की स्टडी करते हो, ठीक है, जब भी आप कॉइन्स की स्टडी करते हो तो उसको न्यूमिस्मैटिक बोला जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब स्टडी ऑफ कॉइन्स तो हम समझ चुके हैं, ठीक है, कि किसको बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक को बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें सिक्कों के बारे में और राजा के बारे में समझना है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक्सचेंजर्स वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, मतलब जो सामान के बदले अदला बदली होती थी, ठीक है, सामान के बदले अब जो है कॉइनेज से, ठीक है, एक्सचेंज करने की प्रथा प्रचलित हुई। यानी कि अब आप कोई सामान दे रहे हो तो उसमें आप सिक्के वापस ले रहे हो, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। पंच मार्क्ड कॉइन मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट टू बी माइंटेड एंड यूज्ड। पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क सिक्के का इजाद हुआ जो कि सिल्वर और कॉपर में पहले बने थे, ठीक है। पंचमार्क होता था, जैसे मान लीजिए कि ये सिक्का है, इस पे कुछ बनाने के लिए, कुछ चित्र बनाने के लिए हमने पंच मारा है, तो उसको पंचमार्क बोला जाता था। द फर्स्ट कॉइन बियर द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशू बाय इंडो ग्रीक। अब जो पहला कॉइन है, जो फर्स्ट कॉइन है, ठीक है, क्या नेम और इमेजेस वाला है, किसी रूलर के नाम या किसी रूलर के ये चित्र के ऊपर, तो पहला इशू किसने किया था, इंडो ग्रीक ने। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वाज इशू इन द फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा बाय कुषाण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ अच्छे से। ये जो कुषाण शासक थे, इन्होंने पहली बार गोल्ड के कॉइन का इजाद करवाया था। कब करवाया था, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। हॉर्ड्स of Roman coins has been found in South India. This indicate that there was close connection between South India and Roman Empire. बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रोमन सिक्के जो है हमें दक्षिण भारत में मिलते हैं, साउथ इंडिया में मिलते हैं, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं बहुत ही क्लोज रिलेशन थे किसके बीच, रोमन एम्पायर और भारत और साउथ जो आपका इंडिया है उसके बीच, दक्षिण भारत के बीच, ठीक है। कॉइन्स वर ऑल्सो इशू बाय ट्राइबल रिपब्लिक। अब कुछ जनजातियों ने भी कॉइन्स का इजाद करवाया था, जैसे कि योध्यास ऑफ पंजाब, ठीक है, हरियाणा, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा इशूड थाउजेंड्स ऑफ कॉपर कॉइन्स। कॉपर कॉइन्स पंजाब और हरियाणा के योध्यास ने भी इशू करवाया था। द गुप्तास ऑल्सो इशू गोल्ड कॉइन्स। These were remarkable for their purity. These coins facilitate long trade transaction. अब गुप्तास का जो इशू करवाया था गोल्ड कॉइन्स, उसको सबसे बेहतरीन सोने के सिक्कों में रखा जाता है। लिखा है these were remarkable for their purity. These coins facilitated long distance transaction, यानी कि दूर दराज भी अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी होती थी तो गुप्ता एम्पायर के दौरान यही सोने के सिक्कों से कार्य किया जाता था। फ्रॉम द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड फाइंड्स ऑफ गोल्ड आर फ्यूअर। अब 6th सेंचुरी के जो बात की बात है तो उसमें जो गोल्ड कॉइन्स थे वो बहुत ही कम हो गए थे, फ्यूअर्स, कुछ ही रह गए थे। हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब इतिहासकारों का भी अलग अलग मत हो गया था, डिवाइड हो गए थे वो अपने ही। कैसे, some suggested that there was an economic crisis following the collapse of Western Roman Empire। कुछ का मानना ये था कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, ठीक है, वही कारण है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं भारत के साथ कि क्यों सोने के सिक्के इतने कम हो गए थे, क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो गया था, क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड अफेक्टेड द प्रोस्पेरिटी ऑफ स्टेट, कम्युनिटी एंड रीजन। अब जिस तरीके से अब जब ये सारी वेस्टर्न कल्चर कोलैप्स हो गया, उसके बाद ट्रेड हमारा नहीं हुआ, डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग ट्रेड देखने को मिला हमें, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं इतिहासकार की इसी ने अफेक्ट किया जो
स्टेट की प्रोस्पेरिटी थी यानी अमीरी थी, कम्युनिटी और रीजन के जो भी सारे रिच मर्चेंट्स थे उनको अफेक्ट किया गया। Others are urge that new towns and networks of trade began to emerge around this time, though find of new coins are found. कुछ का मानना ये है कि इस समय जो है, जैसे मैं बोर्ड हटा देता हूँ, थोड़ा साफ कर देता हूँ। हाँ, कुछ का मानना ये है कि नए नए टाउन्स, नए नए ट्रेड के नेटवर्क्स इमर्ज हो रहे थे, और कुछ का ये भी मानना है कि आप वेस्टर्न रोमन एम्पायर को देखिए, वो कोलैप्स हो गया है और इसने कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को अफेक्ट किया है। तो अलग अलग मत थे, लेकिन हमें एक चीज क्या जानने को मिलती है कि दो फाइंड्स ऑफ कॉइन्स आर फ्यूअर, यानी कि कॉइन्स बहुत ही ज्यादा नाम मात्र में थे, यानी बहुत ही गिनती के कम थे। अब बात करते हैं डेसिफरमेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, किस तरीके से पढ़ा गया इंस्क्रिप्शंस को देखो। जेम्स प्रिसप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन ऑफिसर इन द मिंट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबल टू डिसिफर अशोक ब्राह्मणी इन 1838। जेम्स प्रिसप जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, ठीक है, वो इतने सक्षम एबल हुए कि उन्होंने अशोकन ब्राह्मी लिपि को उनको डेसिफर कर दिया। कब? 1838 में। The coins of Indo-Greek kings contain the name of kings written in Greek Kharosthi script. अब जो भी the coins of Indo-Greek kings contain the name of king written in Greek and Kharosthi script. अब जो इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स थे ना, वो राजा का नाम कंटेन करते थे, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो वो जो है ग्रीक भाषा और खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा करते थे। European scholars compare the latter in both script. For example, the symbol A could be found in both script for written names such as Apollodotus. ये आपकी किताब में नहीं दिया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि यूरोपियन जो स्कॉलर थे वो लेटर्स को कंपेयर किया करते थे आपस में, कंपेयर करके जाना करते थे कि उसमें क्या कॉमनैलिटी है। जैसे कि ए जो लेटर है, ठीक है, कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट, दोनों ही स्क्रिप्ट में, फॉर राइटिंग नेम सच एज अपोलोडोटस। अपोलोडोटस को लिखने के लिए दोनों ही राइटिंग में, खरोस्ती और ब्राह्मी, इन दोनों ही स्क्रिप्ट में ए का प्रयोग इसी प्रकार से किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हिस्टोरियंस एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन बाय हिस्टोरियंस। देखो हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या क्या है, चलिए देखते हैं। इंस्टेड द किंग रेफर एज अ देव देवनामप्रिया, beloved of the god, and प्रियदर्शी प्रेजेंट टू behold। आपको पहले ही जो आपकी बुक का चैप्टर 2 का पहला ही पेज है, उसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से अशोका को कई सारे आपको ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले, कई सारी ऐसी डिटेल्स मिली है जिसमें अशोका को प्रियदर्शी के नाम से बताया गया। प्रियदर्शी मतलब प्रेजेंट टू बिहोल्ड भी कह सकते हो, और सुनहरे और खुशहाली मुख वाला, हिंदी में इस तरीके से समथिंग कुछ कहते हैं। बाकी यहाँ पर ये बताया गया कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन बाय हिस्टोरियन, हिस्टोरियन ने किस तरीके से एविडेंसेस को पढ़ा है, उसको इंटरप्रेट किया है, उसकी बात कर रहे हैं हम। There were a few inscriptions that also refers to a king as Ashoka, और उस किंग का नाम अशोका बताया गया है। This inscription also contains such title, और कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं जो और भी टाइटल, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, कुशान अपने आप में देवपुत्र लगाते थे, सन ऑफ गॉड लगाते थे। बाय एग्जामाइन द कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज एंड पेलोग्राफी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफिस्ट हैज कंक्लूडेड दैट these were issued by the same ruler। अब जब इन लोगों ने कंटेंट को पढ़ा, स्टाइल को पढ़ा, लैंग्वेज को पढ़ा, पैलीग्राफी और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, तो एपिग्राफिस्ट, अभी एपिग्राफिस्ट क्या होते हैं? एपिग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं, जो कि पुराने पुराने इंस्क्रिप्शन को स्टडी करके लाते हैं। ठीक है, उन्हें एपिग्राफिस्ट बोला जाता है। वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये सब जो है एक सेम रूलर ने ही आपका इंस्क्रिप्ट करवाया है, इंस्क्राइब करवाया है। सेम रूलर कौन? अशोक। चलिए ये भी देख लेते हैं हम। लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इंस्क्रिप्शंस हैव सम लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन भी होती है इंस्क्रिप्शन में, वो देख लेते हैं एक बार।
लेटर्स मे बी वेरी फेंटेड इन ग्रेव। ठीक। अब कोई इंस्क्रिप्शन कितनी देर तक रह पाएगा? देखो, कभी कभार इंस्क्रिप्शन की भी अपनी एक सीमाएं होती है। ठीक है, तो वैसे तो हर चीज की अपनी एक सीमा होती है, बट आप ये देखो कि मैंने आपको पहले भी शायद इसी पार्ट में बता रखा है, शायद पहले वाले पार्ट में, कि आप हजारों सालों तक किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं रख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से लेटर्स जो है वो फेंटेड, वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ से? इंस्क्रिप्शन में से। तो ये लिमिटेशन है पहली। इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज और लेटर मिसिंग, फिर वही बात है कि लेटर मिस हो जाते हैं। इट इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब हिस्टोरियन भी अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा इन द सेंस कि वो भी परफेक्टली नहीं जानते कि इसका मतलब यही होगा। ठीक है, तो वो भी अपना हाँ हूँ अंदाजा लगा लगा के चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, ये होता है कि 70-80% तो बातें उनकी सही होती हैं, लेकिन अब एकदम से ही सही होती हैं, लेकिन ये बात हम कहना मुश्किल है। Inscriptions may not have lasted the ravage of time, thus what is available at present is simply fraction of what was written। अब देखो, इंस्क्रिप्शन जो है वो कभी लंबे समय तक नहीं रहती। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट इज सिंपली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज रिटन। अब ये तो कहना मुश्किल है, देखो, कि आप इंस्क्रिप्शन के अंदर उस समय क्या लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था, उसको इंटरप्रेट आप प्रेजेंट टाइम में करो तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एक, ये मान लो एक इंस्क्रिप्शन है, इस पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे कुछ लिखा हुआ है। अब ये इसका टाइम पीरियड मान लो कि 2000 साल पहले हो, इसे लिखा गया था 2000 साल पहले। तो अब अगर वर्तमान में इसकी हालत देखोगे, अभी मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बैग को, ठीक है, 1 महीने के लिए किसी रेक पर या किसी अलमीरा के ऊपर ही रख दो, तो आपको पता नहीं एक महीने बाद उसकी क्या हालत हो जाएगी। यहाँ तो हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से वो जो लेटर्स हैं उन्हें सर्च करने में, फाइंड करने में किस तरीके की दिक्कतें आती है। तो यही सब है कि लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या सीमाएं हैं एक इंस्क्रिप्शन की। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, inscription may not provide a complete idea about the political and economical history. Inscription are written from the point of view of the person who commissioned them। ये दोनों एक ही पॉइंट आप एक साथ लिख सकते हो। क्या कह रहा है कि इंस्क्रिप्शन कभी भी आपको कंप्लीट आइडिया नहीं देता है कि वहाँ की राजनीतिक या वहाँ की आर्थिक गतिविधियां कैसी थी। अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इंस्क्रिप्शन कौन लिखाते थे? किंग लोग, राजा लोग। ठीक है, और लिखता कौन था? वहाँ के जो कवि होते थे, या फिर कोई साहूकार हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है जो वहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखेगा, कोई उसका करीबी हो सकता है। ठीक है, तो जो जो भी प्रजा राजा के अंडर में रह रही है, वो राजा के बारे में बुराई क्यों करेगी? आप बताओ, बुराई क्यों करेगी? तो वही कारण था कि इंस्क्रिप्शन कभी भी प्रॉपर नॉलेज नहीं देते हैं। अब क्या पता राजा क्रूर रहा हो, क्या पता राजा डिसएडवांटेजेस का जो एडवांटेजेस उठाता हो, लोगों से हैवी टैक्स पे पे करने के लिए कहता हो। तो अलग अलग तरीके की बातें हैं, तो इसीलिए इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है कि वो कंप्लीट नॉलेज नहीं देते हैं वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक इतिहास का। और क्योंकि इंस्क्रिप्शन आर रिटर्न्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्क्रिप्शन जो लिखे जाते हैं वो उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं जो वहाँ का हेड होता है, जो वहाँ को गवर्न करता है। सॉरी, यहाँ पे सो द रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में नॉट बी रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। इसीलिए आप देखोगे कि इंस्क्रिप्शन के अंदर जो रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती थी उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सब जो थी हमारी लिमिटेशन थी। ठीक है, किस चीज की? लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन की। नेक्स्ट हमारा एक मैंने एक कीवर्ड टॉपिक बनाया है। ठीक है, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको मैंने यहाँ उतार लिया है और अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन स्टोन, मेटल एंड पोट्री। किसी पत्थर पर लिखा गया या किसी मेटल पर, धातु पर या किसी पोट्री पर लिखा गया, ठीक है, कुछ भी उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अभिलेख जैसे शिलालेख भी बोलते हैं। एपिग्राफी शायद मैंने ऊपर बताया है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी इंस्क्रिप्शन को आप स्टडी करते हो उसे एपिग्राफी बोलते हैं। जनपदा, ये भी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। द लैंड वेयर अ जना और
और अ पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट इट फुट्स और सेटल्ड। जनपद वो होता है जहाँ पर किसी भूमि के अंदर जो वहाँ के लोग हैं वो अपने कदम रख देते हैं, तो उसे जनपद बोला जाता है। ओलिगार्की ये भी बताया, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ मैन भी कह सकते हो। एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी कानून, एक ऐसी सरकार जहाँ पर पावर जो है कई सारे समूह के लोगों में विस्तृत की जाती है। गिरनार इंस्क्रिप्शन क्या था? द इंस्क्रिप्शन मेंशन द अचीवमेंट ऑफ शाका रूलर रुद्रदमन एंड सुंदर सुदर्शन लेक। अब देखो सुदर्शन लेक, जो कि इसके बारे में बता देता थोड़ा सा। सुदर्शन लेक जो है, एक शक रूलर थे जिनका नाम था रुद्रदमन। उन्होंने उस सुदर्शन लेक को रिपेयरिंग करवाया था, मरम्मत कराया था। और बहुत ही अच्छी बात तो यह है कि उन्होंने खुद अपने पैसों से, अपने राजस्व से उस चीज को मरम्मत करवाया था। इसके लिए उन्होंने लोगों से कोई भी कर नहीं लिया था। मनुस्मृति क्या होता है? लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। अर्ली इंडिया का कोई लीगल टेक्स्ट यानी भगवत गीता टाइप अगर कोई था तो वो मनुस्मृति ही थी। द हर्ष चरित्र, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द किंग ऑफ कन्नौज, कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट ऑफ बना भट्ट। ठीक है, बना भट्ट जो उनके कोर्ट के पोर्ट थे हर्षवर्धन के, उन्होंने जो कि हर्षवर्धन जो किंग थे कन्नौज के, उन्होंने हर्षचरित लिखा था। एक लास्ट टॉपिक है अग्रहार लैंड। अब देखो, जो भी भूमि लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसे अग्रहारा कहा जाता है। ही वॉज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट हैड द राइट टू कलेक्ट ड्यूज ऑफ लोकल। अब जो जो जमीन हमने ब्राह्मणों को दे दी तो ब्राह्मणों के पास ये अधिकार आ जाता था कि वो वहां से जो ड्यूज बचे हुए टैक्स के रूप में उसे कलेक्ट कर सकते हैं लोकल पीपल से। तो ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, हमने ओवरऑल सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, जो भी आपके किताब में जो भी चैप्टर रह गए हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है एक रिवीजन सीरीज चल रही है। क्यों रिवीजन सीरीज चल रही है? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। हम जो है चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। हो सकता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स अगर छूट जाते हैं तो देखो आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें सारे पॉइंट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि रिवीजन टाइम ये चल रहा है, आपके प्रैक्टिकल आने वाले हैं, उसके बाद आपका एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में फरवरी में, ये माना जा रहा है कि 15 फरवरी से एग्जाम आने वाले हैं। इसलिए हम एक बार सारी चीज़ों को सम अप कर रहे हैं रिवीजन के तौर पे। ठीक है, और ये मेरा 360 डिग्री स्टडीज चैनल, ठीक है, इसके अंदर आपको सारी अलग अलग टाइप्स की वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए इसका नाम 360 है, जिसमें आप हर तरीके से अलग अलग पार्ट्स को आप कवर कर सकते हो। अगर आपको किसी भी अदर वीडियो चाहिए, अदर क्लासेस की वीडियो चाहिए या कंप्यूटर वीडियो चाहिए, तो भी आप मेरे कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने और भी वीडियो बना रखी है। उसके अलावा मेरा एक और चैनल है ह्यूमैनिटी वाला, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।